अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप सब पर अल्लाह की जानिब से ढेरों ढेर सलामती हो और ढेरों ढेर बरकत हो। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। पनाह मांगते हैं अल्लाह की शैतान मरदूद से। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। शुरू करते हैं अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। जनाब, चैप्टर नंबर 26, क्लास सेकेंड ईयर, चैप्टर नंबर 26, जिसका नेम सम मेजर इकोसिस्टम्स है, और उसका हम लेक्चर नंबर 2 कर रहे हैं। और इसमें हमने डिस्कस करना है फ्रेश वाटर लेक्स। तो मेरा बच्चा, फ्रेश वाटर लेक्स, ये आपके सामने मैंने एक फोटोग्राफ खोली है। तो ये फोटोग्राफ एक लेक को दिखा रही है। ठीक है बेटा, एक लेक यानी कि झील। तो झील सैफुल मलूक या लेक आप समझते हो, लालूसर लेक एंड सैफुल मलूक लेक। तो लेक झील को कहते हैं। लेक किसे कहते हैं बेटा? झील को। बच्चों, जैसा कि आप देख रहे हो कि ये जो शुरू शुरू वाला पोर्शन है, ये जहां पर मेरे माउस का एक कर्सर है, इसे हम लिटोरल जोन कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? लिटोरल जोन। लिटोरल जोन कम गहरा पानी है और यहाँ पर जमीन जो है वो नियर अबाउट है। और इसमें हम देख रहे हैं कि प्लांट्स अपने आप को एंकर किए हुए हैं जमीन के अंदर। ठीक है जी। तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स अंदर मौजूद हैं, क्लिंगिंग से मुराद जिन्होंने अपने आप के रूट्स अंदर तक जड़ाए हुए हैं, जिस तरह आम पौधे होते हैं। और उसके बाद बेटा ये आप देख रहे हो कि गहराई बढ़ गई है इधर। अब जब गहराई बढ़ गई तो ये ऊपर वाले जोन को, क्या मेरा बच्चा, ऊपर वाले जोन को हम लाइमनेटिक जोन कह देंगे। तो लाइमनेटिक जोन जो है ये ऊपर वाला जोन है। दूसरे लफ्जों में जो ऊपर ऊपर वाला एरिया है, और जो है नीचे वाला जो गहरा तरीन एरिया है उसको हम कह देंगे प्रोफंडल जोन। तो बच्चों, हमने एक झील को, हमने एक लेक को 3 एरियाज में डिवाइड कर दिया। पहला एरिया लिटोरल या लिटोरल जोन। दूसरा जनाब ऊपर ऊपर वाला टॉप वाला एरिया जिसको लाइमनेटिक जोन कहते हैं। और बहुत गहरे वाला एरिया जिसको प्रोफंडल जोन कहते हैं। अब हम देखेंगे कि लिटोरल जोन में क्या क्या चीजें मौजूद हैं, क्योंकि हम इकोसिस्टम पढ़ रहे हैं। इकोसिस्टम में हमने देखना होता है बायोटिक फैक्टर्स क्या हैं, एबायोटिक फैक्टर्स क्या है, मतलब इस जोन में कौन कौन से ऑर्गेनिजम्स हैं, लाइट कितनी होती है, न्यूट्रिएंट्स हैं कि नहीं है, टेम्परेचर का क्या हिसाब किताब है। और इसी तरह हम देखेंगे कि लाइमनेटिक जोन में कौन कौन से ऑर्गेनिजम्स रहते हैं अंदर, यहाँ पर फिजिकल कैरेक्टर्स क्या हैं और बायोलॉजिकल कैरेक्टर्स क्या हैं। बायोटिक और एबायोटिक फैक्टर्स को देखेंगे, और यहाँ भी हम बायोटिक और एबायोटिक फैक्टर्स को देखेंगे। डन बच्चों? तो जनाबे अली वापस आ चुके हैं हम अपने नोट्स की जानिब। तो हमने पढ़ना है फ्रेश वाटर लेक्स जिनमें मीठा पानी है। तो सुनिए, पॉइंट 1, फ्रेश वाटर लेक्स वेरी ट्रेमेंडसली इन साइज। एक तो इनके साइजेस बहुत बड़े बड़े, कुछ छोटे तो कुछ बड़े बड़े साइजेस के होते हैं। इसके अलावा कुछ झीलें कम गहरी तो कुछ बहुत ज्यादा गहरी होती हैं। इसके अलावा कुछ झीलों में ठीक ठाक न्यूट्रिएंट कंटेंट होता है और कुछ झीलों में कम होता है। इसके अलावा डिस्टिंक्ट लाइफ जोन्स हैं, जिस तरह हमने 3 जोन्स में इसको तोड़ा हुआ था, कम गहरा, और उसके बाद गहरे पानी का ऊपर वाला जोन, गहरे पानी का अंदरूनी जोन, और साथ टेम्परेचर स्ट्रैटिफिकेशन, मतलब टेम्परेचर की जो तब्दीलियां हैं, मुख्तलिफ जोन्स में मुख्तलिफ टेम्परेचर होंगे। तो फर्स्ट लाइन मेरे बच्चों को क्लियर हो गई होगी कि फ्रेश वाटर लेक्स vary tremendously in size, in depth and nutrient content, including the different including the different okay, एक मिनट में कुछ चेक कर रहा था। अच्छा जी, including the distinct life zones and temperature stratification। लो बच्चों,
हमें अब आपको अंदाजा हो गया होगा कि इस चैप्टर में हम एक हैबिटेट पकड़ेंगे, हम एक इकोसिस्टम पकड़ेंगे और उसके बायोटिक और एबायोटिक चीजों पर गुफ्तगू करेंगे। लाइफ जोन्स आर बेस्ड ऑन एक्सेस टू लाइट एंड न्यूट्रिएंट्स। लाइफ के जो जोन्स हैं वो बेस करते हैं कि वहां पर कितनी कितनी लाइट अवेलेबल है और कितने को न्यूट्रिएंट्स अवेलेबल है, कितने कौन सी लाइट अवेलेबल है और कौन सी कितनी लाइट अवेलेबल है और कितने न्यूट्रिएंट्स अवेलेबल है। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लाइफ इन लेक्स डिपेंड्स ऑन एक्सेस टू लाइट। तो एक लेक में कहां कहां लाइफ है, एक लेक में कहां कहां लाइफ है, वो लाइफ डिपेंड करती है, वो लाइफ डिपेंड करती है, जल्दी से वापस कर देना। अच्छा, तो वो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लाइफ डिपेंड करती है कि लाइट कितनी है, कहां कहां है, और न्यूट्रिएंट्स कितने कितने हैं, कहां कहां है, और क्या प्लेस है कोई अटैचमेंट की, अटैचमेंट की कोई प्लेस है। जिस तरह लिटोरल जोन में अभी अभी हमने डायग्राम देखी थी कि लिटोरल जोन में प्लेस ऑफ अटैचमेंट थी, वहां कुछ ऐसी डेंसिटी होती है कि प्लांट्स अपने आप को एंकर कर लेते हैं। लेकिन बेटा गहरे पानियों में तो प्लांट उखड़ को ऊपर को आ जाएगा, तो वहां फिर प्लांट्स कभी भी नहीं होंगे। हाँ, ऑटोट्रॉफिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म जरूर हो सकते हैं, ऑटोट्रॉफिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म जरूर हो सकते हैं। तो जनाब उसके बाद हमने ये पढ़ा कि उसके बाद हमने, यार थोड़ा सा डिस्टर्ब हुआ हूँ, ठहरे हो। अच्छा जी, तो उसके बाद हमने इसके अंदर देखा कि हमने लेक को 3 जोन्स में बांटा हुआ है, ये लिटोरल, लाइमेनेटिक, प्रोफंडल। लिटोरल, लाइमेनेटिक, प्रोफंडल। और जैसा कि आप देख रहे हो कि डायग्राम में भी काफी ज्यादा बायोटिक फैक्टर्स नजर आ रहे हैं हमें, हैं जी। तो अब हम इनको डिस्कस करने लगे बेटा। लिटोरल जोन, द लेक इकोसिस्टम कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 मेन जोन्स। लो जी, पहला जोन आया लिटोरल जोन। अच्छा भाई, लिटोरल जोन का दूसरा नाम है नियर शोर, किनारे के करीब करीब वाला, किनारे के करीब करीब वाला। इन दिस जोन बेटा, वेरी इंपॉर्टेंट मेरा बच्चा, अगर मैं इस चैप्टर में से लॉन्ग दूं, मैं हमेशा यही वाला लॉन्ग दूंगा आपको कि एक लेक के डिफरेंट जोन्स के बारे में डिस्कस कर दें। इन दिस जोन द वाटर इज शैलो, शैलो का मतलब कम गहरा। इस जोन में पानी कम गहरा है बेटा, इस जोन में पानी की गहराई कम है। एंड प्लांट्स, एंड व्हाट, प्लांट्स फाइंड अबंडेंट लाइट। चूंकि पानी की गहराई कम है, प्लांट्स को ठीक ठाक लाइट मिलती है। फिर एंकरेज, उनके रूट्स बड़े आराम से, उनके रूट्स बड़े आराम से अंदर अपने आप को जड़ा सकते हैं। एंकरेज से मुराद जड़ा हुआ होना, रूट्स का अंदर खुबे हुए होना। और हाँ, प्लांट्स को यहाँ एडिक्वेट का मतलब सफिशिएंट न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं फ्रॉम द बॉटम सेडिमेंट्स। सेडिमेंट्स बेटा जमीन की जो तह है, यानी जमीन जो है, जो मट्टी जो नीचे पड़ी हुई है, बॉटम पर जो मट्टी जो पड़ी हुई है उसको बॉटम सेडिमेंट्स बोलोगे, ठीक है। तो वहां से उन्हें सफिशिएंट न्यूट्रिएंट्स भी मिलते हैं। प्लांट्स इन लिटोरल जोन, plants in littoral zone communities are the most diverse। लो जी, प्लांट्स जो मौजूद है लिटोरल जोन की कम्युनिटी में, उनमें ठीक ठाक वैरायटी पाई जाती है। डाइवर्स से मुराद ठीक ठाक वैरायटी पाई जाती है इनमें। इनमें आपको वाटर लिलीज भी मिलेंगी। वाटर लिलीज जो जो पानी के ऊपर तैर रही होंगी। वाटर लिलीज कभी भी पानी में डिप्ड नहीं मिलेंगी आपको, पानी के अंदर नहीं मिलेंगी, पानी के ऊपर तैरती हुई मिलेंगी वाटर लिलीज। इसके अलावा पानी में डूबे हुए वैस्कुलर प्लांट्स भी मिलेंगे आपको।
आपको पानी में डूबे हुए वेस्कुलर प्लांट्स भी मिलेंगे। तो जी हाँ, ये देखो, ये यहाँ पर वाटर लिली उन्होंने बनाई हुई है कि जो ऊपर तैर रही है, ये भी वाटर लिली है, ठीक है। और कुछ प्लांट्स मिलेंगे जो पानियों के अंदर डूबे हुए होंगे, सबमर्ज्ड होंगे वाटर के अंदर, एंटायरली सबमर्ज्ड वेस्कुलर। वेस्कुलर से मुराद वो जाइलम और फ्लोएम वाले प्लांट्स। और तो और पुत्र एलजी भी मिलेगी जो के ऊपर फ्लोट कर रही होगी, एलजी भी आपको मिलेगी जो ऊपर फ्लोट कर रही होगी। फ्लरिश एट द डीपेस्ट रीजन ऑफ द लिटोरल जोन। और आपको जो लिटोरल जोन का जो डीपेस्ट जो जोन होगा, जो यानी लिटोरल जोन की जो आखिरी हद होगी, वहां भी ये सारी चीजें आपको मिलेंगी। इस जोन के जो प्लांट्स हैं, द प्लांट्स ऑफ दिस जोन ट्रैप सेडिमेंट्स। बेटा वो ना मट्टी को कहीं जाने नहीं देते, चूंकि अंदर जड़ें हैं। और आप सबको पता है कि जड़ें जो है, जहां फॉरेस्ट हो, और फॉरेस्ट की जो जड़ें होती हैं वो सॉइल को बांध के रखती हैं बेटा। तो जब आप डिफॉरेस्टेशन कर देते हो, जब आप उखाड़ देते हो सारे पौधे, तो क्या होता है, वो रेन होती है तो सॉइल सारा उखड़ जाता है, और क्या हो जाता है, उसके न्यूट्रिएंट सारे बह जाते हैं, जिसको आप सॉइल एरोजन भी कहते हो। द प्लांट्स ऑफ दिस जोन ट्रैप सेडिमेंट्स, वो अपनी सेडिमेंट्स को ट्रैप करके रखती हैं, कैरीड बाय स्ट्रीम। और जब स्ट्रीम ऑफ पानी आता है तो वो ना, वो आने वाली मट्टी, अच्छा बाहर से भी आने वाली मट्टी को बेटा वो वेलकम करती हैं और उनको रोक के रखती हैं। इस तरह क्या होता है कि इंक्रीजिंग द न्यूट्रिएंट कंटेंट इन दिस रीजन। तो ज्यादातर न्यूट्रिएंट्स रोक लिए जाते हैं इसी लाइमेनेटिक जोन में। और लाइमेनेटिक मुंह से निकला, क्या नाम है इसका, लिटोरल जोन में रोक लिया जाता है और न्यूट्रिएंट्स को आगे जाने नहीं दिया जाता। कहता है जनाब, लिविंग अमंग द एंकर्ड प्लांट्स, कहता है एंकर्ड प्लांट्स के साथ साथ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी मौजूद हैं, जिन्हें प्लैंकटन कहा जाता है। क्या कहा जाता है बेटा, प्लैंकटन। तो प्लैंकटन क्या है, फ्लोटिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं। क्या है बेटा, फ्लोटिंग मतलब तैरते हुए माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं। तो प्लांट्स के अलावा अंदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी मौजूद हैं। अब उन्हें हम टू ग्रुप्स में तोड़ देते हैं। मेरा बच्चा, एनिमल के लिए वर्ड होता है जूऑन, जूऑन से निकला जू। और प्लांट्स के लिए वर्ड होता है फाइटो। तो जिस तरह स्पर्म बनाने वाला, सॉरी अपना सीड्स बनाने वाला प्लांट की बॉडी स्पर्म सीड को कहते हैं, तो स्पर्मेटोफाइट्स। इसी तरह वो प्लांट्स जो किसी दूसरे प्लांट की सतह पर उग जाए, सरफेस पर, एपीफाइट्स। स्पोर बनाने वाली प्लांट की बॉडी स्पोरोफाइट। इसी तरह गैमीट बनाने वाली प्लांट की बॉडी गैमीटोफाइट। तो लफ्ज फाइट, PHYTE, इज एसोसिएटेड टू प्लांट्स। तो फाइटोप्लैंक्टन, प्लैंक्टन क्या था, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स विच रिजेंबल प्लांट्स। तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स विच रिजेंबल प्लांट्स आर कॉल्ड फाइटोप्लैंक्टन। लफ्जी मतलब ड्रिफ्टिंग प्लांट्स, मतलब तैरते हुए प्लांट्स जो पानी के साथ साथ बह जाते हैं, ठीक है। और ड्रिफ्ट का वैसे लफ्जी मतलब कुछ और है, तो ये लफ्जी मतलब उन्होंने दिया हुआ कि ड्रिफ्टिंग प्लांट्स। लेकिन याद रखें कि प्लैंक्टन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, फाइटो मींस प्लांट लाइक। तो दीज इंक्लूड पुत्र फोटोसिंथेटिक, देखा प्लांट लाइक है, प्लांट नहीं है। फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट। नंबर 2 बैक्टीरिया, फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया जिनमें सायानोबैक्टीरिया भी आते हैं, एंड एल्जी। तो ये कहलाएंगे फाइटोप्लैंक्टन। दीज आर ऑटोट्रॉफिक, जिसकी वजह से आप इन्हें फाइट का नाम दे देते हो, लेकिन साथ प्लैंक्टन वर्ड बोल रहे हो। अगला आया जू प्लैंक्टन। तो जू प्लैंक्टन कौन होंगे, सच एज प्रोटोजोआ, अगेन एनिमल लाइक, या फिर एनिमल्स
जैसे टाइनी क्रस्टेशियंस, क्रस्टेशियंस में बेटा क्रैब वगैरह आते हैं, तो क्रैब्स वगैरह होंगे, झींगे वगैरह क्रस्टेशियंस में। और प्रोटोजोन्स में आते हैं जनाब एनिमल लाइक प्रोटिस्ट, एनिमल लाइक प्रोटिस्ट। अब आपने देखा कि इस जोन में जू प्लैंक्टन भी है, इस जोन में लिटोरल जोन में फाइटोप्लैंक्टन भी है, इस जोन में प्लांट्स भी हैं, एंकरिंग प्लांट्स भी हैं, फ्लोटिंग प्लांट्स भी हैं, और अब ग्रेट डाइवर्सिटी ऑफ एनिमल्स भी मौजूद है इसी जोन में। इसी जोन में एनिमल्स भी होते हैं। इन द लेक इज ऑल्सो फाउंड इन दिस जोन लिटोरल इनवर्टिब्रेट्स। अब जरा एनिमल्स बताएं जी कौन कौन से होते हैं। तो इनवर्टिब्रेट एनिमल्स जो लिटोरल जोन में हैं, दे इंक्लूड स्मॉल क्रस्टेशियंस। अभी ऊपर भी हम क्रस्टेशियंस का जिक्र कर चुके हैं, तो झींगे, क्रैब्स वगैरह। इसके अलावा इंसेक्ट के लार्वी हैं, इसके अलावा स्नेल्स हैं, इसके अलावा फ्लैट वर्म्स हैं, ठीक है, प्लेनेरिया वगैरह, और हाइड्रा जैसे एनिमल्स भी मौजूद हैं। किसमें? लिटोरल जोन में। किसमें मेरा बच्चा? लिटोरल जोन में। अच्छा, वर्टिब्रेट्स हैं अंदर? हाँ, वर्टिब्रेट्स भी हैं। वो कौन कौन से हैं भाई? लिटोरल जोन में फ्रॉग्स हैं, एक्वाटिक स्नेक्स हैं, और टर्टल्स भी हैं। और बताओ भाई। लो जी, एज द वाटर इंक्रीजेस इन डेप्थ, जैसे जैसे अब पानी की डेप्थ बढ़ रही है फ्रॉम द शोर, जब हम आगे जाएंगे तो बेटा अब डीप पानी में प्लांट्स आर अनएबल टू एंकर टू द बॉटम। वो बेचारे जमीन से अब अपने आप को एंकर करके नहीं रख सकते, वो ऊपर को उठेंगे बेचारे, उनके अंदर गैसेस होती हैं, वो ऑक्सीजन बना रहे होते हैं, एंड स्टिल कलेक्ट इनफ लाइट फॉर फोटोसिंथेसिस। तो बेटा अब उनके लिए एंकरेज डिफिकल्ट होती जाएगी, और फिर उनके लिए इनफ लाइट पकड़ना भी मुश्किल होता जाएगा क्योंकि डेप्थ बढ़ रही है। सो दिस ओपन वाटर एरिया, अब आगे जो ठीक ठाक पानी वाला जो एरिया शुरू हो गया है, आगे जो ठीक ठाक पानी वाला, अब जो ये वाला जो एरिया शुरू हो गया है, it is divided into two zones. Upper zone is limnatic and the inner zone is profundal. The inner zone is profundal zone. लो जनाबे अली, limnatic zone, in this zone जो ऊपर ऊपर वाला है, enough light penetrate होती है to support photosynthesis। लेकिन मेरा बच्चा अब याद रखें कि यहाँ पर एंकरिंग प्लांट्स नहीं है बेटा। हाँ, ये देखो, ये लिखा हुआ उन्होंने फाइटोप्लैंक्टन जरूर है पुत्र। तो फाइटोप्लैंक्टन सारा फोटोसिंथेटिक था, तो वो कह रहे हैं कि इसमें इनफ लाइट है कि फाइटोप्लैंक्टन खाना प्रोड्यूस कर सके, खाने को प्रोड्यूस कर सके, तो खाना प्रोड्यूस कर लेंगे वो लोग। तो ये रहा जनाब कि यहाँ एंकरिंग प्लांट्स नहीं है। हियर फाइटोप्लैंक्टन इंक्लूड सायानोबैक्टीरिया, जिसे ब्लू ग्रीन एल्जी कहते हैं। इट इज अ ग्रुप ऑफ फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया। तो साइनोबैक्टीरिया का दूसरा नेम क्या है? ब्लू ग्रीन एल्जी। इट इज अ ग्रुप ऑफ फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया विच सर्व्स एज प्रोड्यूसर्स, और पानी में ऑक्सीजन बनाने के भी जिम्मेदार हैं। लो जनाब, अब अल्लाह ने फूड चेन तो बनानी है, तो अब इस इधर जड़ों वाले पौधे ना हो तो ना सही, फाइटोप्लैंक्टन तो है ना। तो बच्चों, फाइटोप्लैंक्टन को कौन खा पी लेंगे? तो these phytoplankton are eaten up. These phytoplankton are eaten up by protozoans, that is animal-like protists, and small crustaceans, मतलब वही crabs, झींगे वगैरह, which in turn are consumed by fishes. और फिर उनको फिशेस खाकर तो जिंदा रहती हैं। माशाअल्लाह, हम फिर फूड चेन्स, फूड वेब्स पढ़ रहे हैं, बायोटिक एबायोटिक फैक्टर्स के इंटरेक्शंस पढ़ रहे हैं। जब जब हम इनके इंटरेक्शंस पढ़ेंगे तो हमने इकोसिस्टम पढ़ा है। तो जी हाँ, हम अपने चैप्टर से बाहर नहीं जा रहे, हम इकोसिस्टम के बारे में पढ़ रहे हैं।
लो जनाब, अगला आया प्रोफंडल जोन। तो प्रोफंडल जोन जो है वो प्रोफंडल जोन वो बड़ा डीप डीप वाला रीजन है, ये डीप वाला, इसको क्या कहते हैं मेरा बच्चा? प्रोफंडल जोन। तो हियर लाइट इज इनसफिशिएंट, यहां लाइट इनसफिशिएंट है टू सपोर्ट फोटोसिंथेसिस। अब यहां डीप अंदर फाइटोप्लैंक्टन भी नहीं होंगे। द ऑर्गेनिजम्स ऑफ दिस जोन आर मेनली नॉरिश्ड बाय डेट्राइटस। पता डेट्राइटस क्या होता है बेटा? मरे हुए जानदारों का गंदबला। डेट्राइटस कहते हैं सेलुलर डेबरी को। सेलुलर डेबरी क्या होती है बेटा? गंदबला, मतलब डीकम्पोजिशन के नतीजे में कुछ चीजें जो पीछे बची रह गई हो, उन्हें क्या कहते हैं? डेट्राइटस। दैट फॉल्स फ्रॉम द लिटोरल जोन, जो लिटोरल जोन्स में बनती है और बनकर नीचे सिंक होकर किस में आ जाती है? लाइमिनेटिक में, और लाइमिनेटिक से फिर नीचे चली जाती है सेडिमेंट के अंदर, दैट इज जमीन पर। तो वहां मौजूद होते हैं डीकम्पोजर्स, मतलब बैक्टीरिया और फंजाई वगैरह, एंड डेट्राइटस फीडर्स होते हैं जो इस डेट्राइटस को, जो सेलुलर डेबरी को खाते हैं। उन जानवरों में मौजूद हैं स्नेल्स होंगी जी अंदर, सर्टन इंसेक्ट्स होते हैं, उनके लार्वी हैं, और बैक्टीरिया है, फंजाई हैं, एंड फिशेस जो हैं वो इस प्रोफंडल जोन में रहते हैं। और यहां आकर हमारा एक लॉन्ग क्वेश्चन खत्म हो गया। और वो लॉन्ग क्वेश्चन क्या था? वो लॉन्ग क्वेश्चन था फ्रेश वाटर लेक्स के बारे में लिखें कि उनके कितने हिस्से हैं और उनके बायोटिक और एबायोटिक फैक्टर्स डिस्कस करें। मेरा बच्चा एक्वाटिक इकोसिस्टम की धज्जियां उखाड़ी हैं भाई, धज्जियां बखेर दी हैं ये इंसानों ने। हाय हाय हाय। इंटरवेंशन ऑफ मैन इन एक्वाटिक सिस्टम, एक्वाटिक सिस्टम में इंसानी मदाखलत। अब हम पढ़ेंगे कि किस तरह इंसान ने एक्वाटिक इकोसिस्टम को तबाह बर्बाद किया है। ह्यूमन एक्टिविटीज में ग्रेटली एक्सेलरेट द प्रोसेस ऑफ यूट्रोफिकेशन। पुत्र जी, ह्यूमन की एक्टिविटीज ग्रेटली एक्सेलरेट मतलब बढ़ावा दे सकती हैं। ग्रेटली एक्सेलरेट से मुराद बढ़ावा देती हैं यूट्रोफिकेशन को। यूट्रोफिकेशन क्या है पुत्र? केमिकल्स की भरमार कर देना पानियों में। हाय हाय हाय। यूट्रोफिकेशन क्या है बेटा? माहौल को केमिकल से भर देना। दैट इज एडिक्वेट न्यूट्रिशन अंदर भेज देंगे, इतने सारे केमिकल्स अंदर भेजेंगे, फर्टिलाइजर्स और दूसरे केमिकल्स। क्यों? क्योंकि nutrients are carried into lakes from farm feed lots and sewage। आए हाय, गटरों के पानी लेक्स में खुल रहे हैं, और फार्म्स के पानी जहां पर उन्होंने वो जानवरों को खाने वगैरह खाने हैं, वहां पर जब वो पानी से वो धोते हैं फर्श वगैरह, वो सारा पानी वो न्यूट्रिएंट से भरा हुआ, अंदर डेट्राइटस से भरा हुआ, अंदर वो खाने पीने की चीजें सारी कहाँ आ जाती पुत्र? लेक्स में आ जाती। और सीवेज मतलब गटर के पानी में से ठीक है कि अंदर से सॉलिड वेस्ट को तो रिमूव कर लिया जाता है, लेकिन पुत्र जो पीछे जो पानी बचता है ना सीवेज का, गटरों का जो पानी है, जो ट्रीटमेंट प्लांट में से जो निकलता है। अच्छा, सीवेज ट्रीटमेंट मतलब जहां गटर के पानी में से बहुत सारी चीजें निकाल ली जाती हैं, लेकिन पुत्र वो गटर का पानी, वो गंदे नाले का पानी इज ऑफन रिच इन फॉस्फेट। उस गटर के पानी में फॉस्फेट्स होती हैं, उस गटर के पानी में नाइट्रेट्स होती हैं, जो कि वेस्ट और डिटर्जेंट्स की वजह से भरा पड़ा हुआ होता है। डिटर्जेंट्स, हर घर में डिटर्जेंट्स चौंका देने वाली सफेदी लाए, दाग नहीं बचेगा, खुदा की कसम दाग नहीं बचेगा, जानदार भी कोई नहीं बचेगा लेक्स में। तो फॉस्फेट्स, नाइट्रेट्स जो कि वेस्ट और डिटर्जेंट्स में भरे हुए थे, वो सारा पानी, गटर का पानी किस में चला गया? लेक्स में। और तो और बारिशें हुई, उन बारिशों ने खेतों के अंदर से फर्टिलाइजर्स को अपने अंदर डिसॉल्व कर लिया फ्रॉम द फील्ड्स। और वहां पर जहां पर उन्होंने खाद वगैरह डाली हुई थी, खाद जानदारों के फजलात होते हैं। जो ज्यादातर खाद होती है वो मैन्योर है, मैन्योर से मुराद फजला, पॉटी, किसकी? थाउजेंड्स ऑफ कैटल की।
तो वो रेन वाटर के अंदर एक्यूमुलेट होकर बहती हुई किस में आ जाती है, लेक्स में आ जाती है, बहती हुई एक्वाटिक इकोसिस्टम्स में घुस जाती है. The water therefore becomes highly enriched with nutrients, highly enriched with what? With nutrients. The added nutrients support excessive growth of phytoplankton. और जब ये nutrients पुत्र लेक्स में, वाटर बॉडीज में पहुंचती हैं, फाइटोप्लैंक्टन की, एल्जी की, सायानोबैक्टीरिया की मौजें हो जाती. पुत्र वो सायानोबैक्टीरिया, वो फाइटोप्लैंक्टन, पुत्र वो इतना इसको खाती हैं, इतना रिप्रोड्यूस करती हैं, इतना रिप्रोड्यूस करती हैं, अल्लाह अकबर के कुछ लेक्स के ऊपर बकायदा एक स्कम, एक तह जम जाती है इनकी. और पता लगता है नीचे वाली जिंदगी को ना लाइट मिल रही है, कख नहीं मिल रहा. तो क्या होगा? प्रोड्यूसर्स लाइक सायानोबैक्टीरिया, जिसका दूसरा नाम ब्लू ग्रीन एल्जी था, वो इतनी ज्यादा अपनी तादाद बढ़ा लेंगे कि उस तादाद की वजह से ऊपर जिस तरह चाय के ऊपर मलाई नहीं आ जाती, एक क्रस्ट बन जाएगा, एक स्कम बन जाएगा लेक के सरफेस पर, एक स्कम बन जाएगा लेक के सरफेस पर. उसकी वजह से क्या होगा? डिप्राइविंग से मुराद अब कमी आएगी. किसके लिए? अंदर मौजूद प्लांट्स को सनलाइट कोई नहीं मिलनी, क्योंकि ऊपर तो चाय वाली मलाई बनी हुई है. एंड एज अ रिजल्ट अंदर वाले प्लांट्स बेचारे मर जाएंगे, क्योंकि उनमें फोटोसिंथेसिस नहीं होगी. अब कुल्लु नफ्सिन जायकातुल मौत, मेरे बच्चों, ना सिर्फ वो पौधे मरेंगे, फाइटोप्लैंक्टन भी अगर ज्यादा तादाद में रिप्रोड्यूस होगा तो उतनी ही तादाद में मरेगा भी. तो क्या होगा? द डेड प्लांट बॉडीज को फिर डिकम्पोज करेगा बैक्टीरिया, आ जाएगा. वो बैक्टीरिया होगा एरोबिक बैक्टीरिया. और एरोबिक बैक्टीरिया क्या करेगा? एरोबिक बैक्टीरिया अंदर पानी में मौजूद सारी ऑक्सीजन को यूज कर लेगा अपनी डिकम्पोजिशन के लिए, कि जी मैं तो डिकम्पोजिशन कर रहा हूं, मुझे तो ऑक्सीजन चाहिए. और वो पानी फिर डिप्राइव्ड ऑफ ऑक्सीजन हो जाएगा, उस पानी में ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी. और जब ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी तो फिश, स्नेल्स, इंसेक्ट्स, लार्वी, ये बेचारे मरना शुरू हो जाएंगे बेटा, ये बेचारे मरना शुरू हो जाएंगे. क्यों? क्योंकि वो पहले फाइटोप्लैंक्टन मरा, उसके बाद फाइटोप्लैंक्टन के नीचे उगने वाले प्लांट्स सारे के सारे मरे. प्लांट्स जब मर गए, ऑक्सीजन कम हो गया, फिश, स्नेल्स, इंसेक्ट, लार्वी मर गए, सब मरेंगे, सब मरेंगे. देयर डिकेइंग बॉडीज, अब वो क्या करेंगे? वो बैक्टीरिया की ग्रोथ अंदर ज्यादा हो जाएगी. जब बैक्टीरिया की ग्रोथ अंदर हो जाएगी तो मजीद ऑक्सीजन डिप्लीट हो जाएगा. अब जब ऑक्सीजन डिप्लीट हो जाएगा तो बहुत सारे बैक्टीरिया ऐसे हैं जो विदाउट ऑक्सीजन भी काम करते हैं, जो कि एनारोबिक है. इवन विदाउट ऑक्सीजन, सर्टेन बैक्टीरिया, दैट इज एनारोबिक बैक्टीरिया, दे विल प्रोड्यूस इनसाइड. और फिर क्या होगा? अंदर एक गंदी, फाउल स्मेलिंग गैसेस बननी शुरू हो जाएंगी, जमा होनी शुरू हो जाएंगी. सो सर्टेन बैक्टीरिया दैट प्रोड्यूस फाउल स्मेलिंग गैसेस थ्राइव, वो जिंदा रहेंगे. और गंदा पानी, पानी में बदबू पड़ जाएगी. ऑल्दो इट इज फुल ऑफ लाइफ एंड न्यूट्रिएंट्स. चलो ठीक है कि इस लेक में ठीक ठाक न्यूट्रिएंट्स और बैक्टीरिया मौजूद है, लेकिन याद रखो बेटा, अब वो फ्रेश वाटर नहीं रहा, वो गंदा पानी हो गया, पोल्यूटेड हो गया है. और वो इंतहाई गंदी स्मेल छोड़ रहा है, वो लेक इंतहाई गंदी स्मेल छोड़ रहा है. और क्या होगा कि मोस्ट ऑफ द ट्रॉफिक लेवल्स क्या है बेटा? ट्रॉफिक लेवल्स हैं प्रोड्यूसर्स, प्राइमरी कंज्यूमर्स, सेकेंडरी कंज्यूमर्स, टर्शरी कंज्यूमर्स. मोस्ट ऑफ द ट्रॉफिक लेवल्स इंक्लूडिंग द फिश, बेचारे वो सारे एलिमिनेट हो जाएंगे, वो पानी में मर जाएंगे. एंड द बैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन एल्जी का राज हो जाएगा. दे विल डोमिनेट द कम्युनिटी, सबको मार देंगे, खुद कब्जा जमा लेंगे. Another very serious cause of polluted water है, हाँ, एक तो ये फर्टिलाइजर्स वगैरह थे, एल्गल ब्लूम से,
अच्छा, ये जो ऊपर सारा पढ़ा है ना, इन्हें हम ब्लूम्स के नाम से 10th में पढ़ भी चुके हुए हैं। 10th की केमिस्ट्री में, 10th की बायो में भी पढ़ा था एल्गल ब्लूम्स। अच्छा, भी एक और बड़ा सीरियस थ्रेट है वाटर को, और वो ये है कि पानी बहुत ज्यादा पोल्यूट होता है एसिड रेन की वजह से। वो क्यों? फॉसिल फ्यूल्स बर्न होते हैं, जिसकी वजह से सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन की ऑक्साइड, कार्बन की ऑक्साइड्स हवा में चली जाती हैं, और जब बारिश का पानी होता है तो वो एसिड बनकर इन वाटर बॉडीज में शामिल हो जाते हैं। Another very serious cause of polluted water is that acid is produced during the burning of fossil fuels, which possess a different threat to the freshwater ecosystem. उनको भी बड़ा जबरदस्त थ्रेट पहुंचता है, बड़ा जबरदस्त किस्म का थ्रेट पहुंचता है। एंड रिमेंबर दैट ओनली फ्यू ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं विच कैन विदस्टैंड द लो पीएच एसिडिफाइड लेक्स, वरना बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स तो मारे जाएंगे। ओनली फ्यू ऑर्गेनिजम्स हैं जो लेक्स की इस एसिडिटी को बर्दाश्त करेंगे। इसके साथ ही हमारा आज का लेक्चर फिनिश हुआ, और अल्हम्दुलिल्लाह कल के लेक्चर में हम लोग अब टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम की जानिब बढ़ेंगे।